हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अ लर्नर। क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का हम फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन जो सेकंड था वो हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करेंगे उसका सेक्शन फर्स्ट, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे एंशिएंट टाइम पे हमारे इंडिया की ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री क्या थी, उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या क्या हुए। तो सबसे फर्स्ट पहले जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। The economic and commercial evolution of any land depends upon its physical environment. किसी भी ज़मीन की जो इकोनॉमिक और कॉमर्शियल डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण के द्वारा या भौतिक वातावरण के द्वारा। This stands true for the Indian subcontinent as a whole, which has Himalayas in the north, bordered by water in the south. ये जो चीज़ है कि कॉमर्शियल और इकोनॉमिक जो कि डिपेंड करता है फिज़िकल एनवायरनमेंट में, ये सही है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें कि जो हमारा हिमालय है वो नॉर्थ में है और हमारा वाटर इन द साउथ। A network of roads merging into the Silk Route helped in establishing commercial and political contacts with adjoining foreign kingdoms and empires of Asia in particular and the world in general. जो सिल्क रूट है उसमें क्या हुआ, हमारे रूट का जो नेटवर्क है, हमारे रोड का जो नेटवर्क मर्ज्ड हो गया, जिसकी वजह से हमारे कॉमर्शियल और पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट थे वो बढ़ गए और जो फॉरेन किंगडम्स थी, एशिया के जो एम्पायर्स थे, राज्य साम्राज्य और वर्ल्ड में, जिससे कि हमें हमारे जो व्यापार को एक पहचान मिल गई। The maritime routes linked the east and the west by sea and were used for the trade of spices and known as spice route. जो समुद्री रूट था, जो समुद्री रास्ता था ईस्ट में और द वेस्ट में जो हमारी सी है, वो क्या है, एक तरीके से मसालों के व्यापार के लिए पहचानी गई और जिसको एक स्पाइस रूट कहा गया। Due to the flow of wealth through these routes, the chief kingdoms, important trade centers, and the industrial belt flourished, which in turn further facilitated the progress of domestic and international trade in ancient India. अब क्या हुआ, जो ये रास्ता था हमारा जहाँ से हमारे मसालों का व्यापार होने लगा, इस रूट की वजह से क्या हुआ, पैसा तो आने लगा और जो हमारे जो मुख्य जो राज्य साम्राज्य थे वो भी हमारी तरफ खींचे चले आए और हमारे ट्रेड सेंटर्स बढ़ गए, इम्पोर्टेंट हो गए, और जिससे कि हमारे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड को क्या हुआ, एक प्रोग्रेस मिल गई। Trade and commerce have played a vital role in making India to evolve as a major actor in the economic world in ancient time. अब जो हमारे प्राचीन समय में ट्रेड और कॉमर्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक वर्ल्ड में हमारे इंडिया को पहचान मिल गई। Archaeological evidences have shown that trade and commerce was the mainstay of the economy of ancient India, carried out by water and land. अब जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं उन लोगों ने बताया कि जो हमारा व्यापार था इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एंशिएंट टाइम में, जो कि पानी और ज़मीन के थ्रू किया जाता था। मतलब वहाँ पे ट्रेड दो तरीके से होता था, या कि ज़मीन के थ्रू या पानी पर। आगे है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। अब इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, हमारे भारत की जो बैंकिंग प्रणाली थी उसके बारे में। मनी सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज़ एसिलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो मनी क्या होता है, वो एक तरीके से मीडियम है हमारे एक्सचेंज का, हम पैसों की जगह दूसरी चीज़ खरीदते हैं, इस तरीके से वो एक्सचेंज हुआ मीडियम। फिर उसके बाद जो मेटेलिक मनी आया वो क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट हो गया हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्ठी, ये जो है दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट भी हो चुके हैं कि व्हाट इज़ हुंडी। अब ये क्या है, हुंडी और चिट्ठी क्या है, एक तरीका के डॉक्यूमेंट है जिसमें कि लिखा रहता था हमारा ट्रांजैक्शन, मनी का जो हैंड टू हैंड पास होता था। हुंडी क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज विच इज़ प्रोमिनेंट इन सब कॉन्टिनेंट, जो कि उपमहाद्वीप में क्या था, एक मुख्य चीज़ थी, जो कि एक वारंट, द पेमेंट ऑफ मनी की तरह वारंट था, एक प्रॉमिस या ऑर्डर है, विच इज़ अनकंडीशनल, कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड नेगोटिएशन। अब मैं इस चैप्टर में मैं कोई सारी लाइनें रीड नहीं करूँगी, जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मैं उन्हीं को डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स मतलब कि हमारे बिचौलिया जो होते हैं उनका उदय कैसे हुआ। इंटरमीडिएट्स प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। व्यापार को बढ़ाने के लिए इन बिचौलियों ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दे प्रोवाइड कंसिडरेबल फाइनेंशियल, ये क्या करते थे, एक तरीके से ना हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, पैसे प्रोवाइड करते थे। अब इंटरमीडिएट्स क्या करते थे, पैसे प्रोवाइड या फाइनेंस प्रोवाइड करते थे सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स बाय अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। ये क्या है, जब हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता था उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता था, उससे बचने के लिए वो क्या करते थे, हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। इट कंप्राइज्ड कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड्स। होलसेल और रिटेल में जो हमारे गुड्स हमें बेचने होते थे या लेने होते थे उनमें क्या है, ये कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, वो ये 3 लोग इंक्लूड होते थे। Commercial and industrial banks later evolved to finance trade and commerce, and agricultural banks to provide both short and long term loans to finance agriculturists. अब जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक थे वो तो हमें फाइनेंस करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। बाद में उसके बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर बैंक आ गए जो कि हमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन्स देने लगे जो हमारे किसान लोग होते थे उनको। अब एंशियंट टाइम पे ट्रांसपोर्ट कैसे होता था वो जान लेते हैं। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वॉज पॉपुलर इन द एंशियंट टाइम। अब प्राचीन समय में क्या था, जो ट्रांसपोर्ट होता था लैंड और वाटर के थ्रू होता था। ट्रेड वॉज मेंटेन बाय बोथ लैंड एंड सी, जमीन और समुद्र के द्वारा। रोड्स as a means of communication had assumed key importance in the entire process of growth, particularly of the inland trade or for trade over land. अब जो रोड था ना वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे इनलैंड और ओवरलैंड ट्रेड के लिए। मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। समुद्री व्यापार, समुद्र से व्यापार जो था वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच था हमारे ग्लोबल ट्रेड के लिए, मतलब कि हमारे इंडिया से बाहर या हमारी कंट्री से बाहर जो ट्रेड होता है उसके लिए। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर एंड वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा गया था, तो ये पेपर, पेपर क्या है, काली मिर्च। नेक्स्ट हमारा है मेजर ट्रेड सेंटर्स। मुख्य जो हमारे ट्रेड सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अभी इस टाइम पे पटना के नाम से जाना जाता है। इट वॉज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट आल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स यानी पत्थर, कीमती पत्थर या कीमती मोती का भी एक तरीके से मेजर सेंटर था। नेक्स्ट है पेशावर। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वूल एंड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस। वूल और हॉर्सेस का इम्पोर्ट का सेंटर था। नेक्स्ट है तक्षशिला। It served as a major center on the important land route between India and Central Asia. इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में क्या था, एक इम्पॉर्टेंट लैंड रूट था, एक मेजर सेंटर था। इट वॉज आल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल बैंक। इसको कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल बैंक की सिटी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा इंद्रप्रस्थ। It was the commercial junction on the Royal Road where most routes leading to the east, west, south and north. इंद्रप्रस्थ एक ऐसी कॉमर्शियल जंक्शन था जहाँ पे जो रोड्स थी ईस्ट, वेस्ट और साउथ और नॉर्थ को कन्वर्ट, जहाँ मिक्स होती थी। नेक्स्ट है हमारा मथुरा। इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हेयर सब्सिस्टेड ऑन कॉमर्स। ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट हमारा जो हब था ट्रेड और पीपल का। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी क्या था, एक मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का मेजर सेंटर था एंड बिकम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लोथ। एक बहुत सुंदर गोल्ड का सिल्क क्लोथ कपड़े के लिए बहुत फेमस था एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप, चंदन की कारीगरी होती थी। नेक्स्ट है उज्जैन। अगेट, कल्याण, मसलिन और मैलो क्लोथ, ये कपड़ों के नाम है। मैलो और मसलिन ये एक स्टोन है जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। डिफरेंट सेंटर्स था ये, हमारे उज्जैन जो था हमारा एक सेंटर था जहाँ से एक्सपोर्ट किए जाती थी ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है सूरत। इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम पर ये क्या था, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्डन बॉर्डर जरी। एक गोल्डन बॉर्डर का, जैसे साड़ी में बॉर्डर होता है गोल्डन कलर का, उसके लिए बहुत ये फेमस था। नेक्स्ट है कांची, टुडे नोन एज कांचीपुरम।
अब ये क्या, आज के ज़माने में आज के टाइम पर इसको कांजीपुरम कहा जाता है। इट वॉज हेयर दैट चाइनीज़ यूज्ड टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेज पर्ल्स, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स, इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क। अब वो क्या करते थे, चाइनीज़ का शिप, फॉरेन शिप्स यहाँ आते थे जो कि यहाँ से कीमती मोतियाँ, ग्लास और जो रेयर स्टोन्स उनको खरीदते थे और बदले में वो अपना गोल्ड और सिल्क देते थे। नेक्स्ट है मदुरा। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्या। पांड्यास की एक तरीके कैपिटल थी। हु कंट्रोल द पर्ल फिशरीज ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार। जो मन्नार की खाड़ी में जो मोती मछली की जो पालन होता था उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट, थर्ड है कावेरी पट्टा, ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम। अब इसे कावेरी पट्टनम कहा जाता है, जो कि एक साइंटिफिक इन इट्स कंस्ट्रक्शन एज अ सिटी एंड प्रोवाइड लोडिंग अनलोडिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ ऑफ मर्केंटाइज। यहाँ पे सामानों की लोडिंग अनलोडिंग और एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है ताम्रलिप्ति। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्स कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड, वेस्ट एंड द फार ईस्ट। हमारे पूर्व और पश्चिम की जो समुद्र और ज़मीन है उसके बीच का ये ग्रेटेस्ट पोर्ट था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, कौन कौन सी चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता था और किसको एक्सपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसमी ऑयल, कॉटन, पैरेट, लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। और अब इंपोर्ट देख लेते हैं। इंपोर्ट में है हॉर्स, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल, ग्लास, एम्बर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंपोर्ट की जाती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। अब कैसे यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज़ का मतलब कि कहा जाए कि उद्घाटन हुआ या कैसे कैसे न्यू इंडस्ट्रीज़ आई। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड एंड इंडिया वेंट फॉर सेंट्रलाइज प्लानिंग। अब क्या हुआ, डिपेंडेंस के बाद प्रोसेस स्टार्ट हुई हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, और सेंट्रलाइज प्लानिंग स्टार्ट की गई। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1952। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ड्यू इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया गया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को, स्पेस को, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, इन सबको ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स द इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट अ रैपिड पेस। अब क्या हुआ, ये हमने इंपॉर्टेंस तो इन सबको दे दी, हमारी प्लान भी रेडी हो गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो अच्छी तरीके से ना डेवलप नहीं हो पाई। अब उसका कारण क्या था, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पैसों की कमी हो गई थी, राइज इन पॉपुलेशन, अधिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यूज़ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा हो रहा था, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर वर द मेजर रीज़न। अब ये सब क्या थे, हमारे महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है वो एक रैपिड पेस पे डेवलप नहीं हो पा रही थी। India relied heavily on borrowing from foreign sources and finally agreed to economic liberalization in 1991। अब इंडिया जो था ना एक तरीके से फॉरेन रिसोर्सेज से पर डिपेंड हो गया था। अब उसने फाइनली सोचा कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को 1991 में लागू किया जाए। The Indian economy is one of the fastest growing economy in the world today and a preferred FDI destination. Rising income, saving, investment opportunity, increased domestic consumption and younger population ensures growth for decades to come। अब क्या है, इस टाइम पर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा अधिक तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गई है, जिसमें कि इनकम बढ़ी है, सेविंग्स बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ा है। जो हमारी यंगर पॉपुलेशन क्या है वो ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रही है कि हमारे इंडिया का विकास कैसे किया जाए। तो ये था आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशिएंट टाइम पे हिस्ट्री क्या थी, ट्रेड एंड कॉमर्स की। हमने इस चैप्टर का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों कंप्लीट कर दिए। हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।